Hello friends, so let's come to the fifth lecture of culture part PT 365 and I have completed the previous parts and this is the last part of culture now and then I will start with economy because economy मैं देख रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि economy मैम शुरू करिए economy is more important सो हम सोच रहे हैं कि कल्चर का पार्ट खत्म कर लें तभी इकोनॉमी स्टार्ट करें तो ये लेक्चर के बाद आपका इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर आएगा ओके सो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स में जलियनवाला बाग मैस्करे तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरह हिला के रख दिया था जब ये मैस्कर हुआ था तो लोग बहुत ज़्यादा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उतर आए थे और बहुत लोगों ने अपनी सारी चीज़ें खो दी थी बहुत लोग मरे थे आपने देखा होगा जैसा कि अगर माई गांधी की एक मूवी आई है उसमें आपने देखा होगा तो उसमें ये पूरी स्टोरी बताई है तो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे मारे गए बहुत लोग कुएं में कूद गए कि हम आपको जान बचानी है तो हमको कूद जाए बट एट द एंड वो ख़त्म ही हो गए तो अभी ये न्यूज़ में है क्यों है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनवील किया है कि प्लेग एंड डेडिकेटेड द रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियनवाला बाग स्मारक एट अमृतसर टू द नेशंस एंड इनाग्रेटेड म्यूजियम्स और गैलरीज तो उन्होंने म्यूजियम्स और गैलरीज को इनाग्रेट किया है और स्मारक जो है अमृतसर में उस कॉम्प्लेक्स को रिनोवेट करने की बात की है तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो जलियनवाला बाग स्मारक जो है वो कमरेट्स करता है जो भी मैस्कर हुआ था जलियनवाला बाग का अप्रैल 13 1919 में ये मेमोरियल जो है वो सेटअप किया गया है सेटअप किसने किया है जलियनवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया है 1951 में और ये जो है फर्स्ट नेशनल मॉन्यूमेंट है जो कि कंट्री में पार्लियामेंट जो है एक्ट के थ्रू गवर्न कर रही है ठीक है जनरली जो है एक्ट के थ्रू कोई भी मॉन्यूमेंट्स गवर्न नहीं किए जाते और ये जो है प्राइम और ये जो है प्राइम मिनिस्टर जो है इसके चेयरमैन है ओके जलियनवाला बाग मैस्करे का जो भी मेमोरियल है स्मारक है उसके चेयरमैन कौन है प्राइम मिनिस्टर है मैस्कर जो है वो आइसोलेट नहीं किया जा सकता किसी भी इंसिडेंट से बट रैदर ये बहुत सारे फैक्टर्स के कारण ये हुआ था ठीक है अब हम देख लेते हैं इवेंट्स दैट लेड टू द मैस्कर क्यों क्या क्या इवेंट्स ऐसे हुए जो मैस्कर मतलब जलियनवाला बाग मैस्कर हुआ ठीक है तो सबसे पहला है कि रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था वो आपको पता है 1919 का जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है गांधी जी ने बोला है और फिर गांधी जी ने इनिशिएट किया था रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट आपको पता है जो गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है कि किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के आप इम्प्रिजन कर सकते हो जेल में डाल सकते हो ठीक है और सीडिशियस चार्जेस लगा सकते हो जो भी है और ये इसके कारण क्या हुआ कि नेशन वाइड अनरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया क्योंकि क्या हुआ कि जो भी कुछ भी लिख देते आप गवर्नमेंट के बारे में तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता उसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह इनिशिएट किया अगेंस्ट रॉलेट एक्ट और ब्रिटिश ने इशू किया कि वो जो है सारे जो मेंबर्स हैं उनको पंजाब में एंटर करने नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने मतलब बहुत सारे जो पीपल्स थे उनको पंजाब में एंटर नहीं किया जाएगा ठीक है फिर लीडर्स जो थे अमृतसर के कुछ लोग कुछ सत्यपाल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सुफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है अरेस्ट हो गए थे ये जो टू प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसके कारण उनको अरेस्ट कर लिया था और उनको ठीक है अमृतसर में अरेस्ट कर लिया था बट बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो डिमांड करें सोल्जर्स बहुत सारे सोल्जर्स ने डिमांड की कि आप जो 2 लीडर्स को अरेस्ट किए हैं उनको छोड़िए जिसके कारण बहुत सारा वायलेंट आउटब्रेक हुआ टेलीग्राफ पोस्ट रेलवे लाइंस वगैरह अटैक की गई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किया गया फिर पंजाब जो है अंडर मार्शल लॉ आ गया ठीक है क्योंकि क्या हुआ ये इन्होंने तो निकाल दिया था कि कोई भी पंजाब के अंदर नहीं आएगा बट अमृतसर का जो बैसाखी डे है वो मनाने के लिए लोग चले गए उस पार्क में क्योंकि लोगों को लगा कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग वहाँ धोखे से गए ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोटेस्ट मतलब था कि एक प्रोटेस्ट भी था बट हाँ बहुत लोगों को पता नहीं था कि वो क्यों मतलब ऐसे ही अमृतसर में बैसाखी डे मनाने गए थे अब पंजाब प्लेस्ड अंडर मार्शल लॉ तो मोस्ट ऑफ द पंजाब जो है मार्शल लॉ के अंडर आ गया जहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ और ये फ्रीडम ऑफ असेंबली ये सब मना हो गई तो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे उन्होंने सारी गैदरिंग बंदा कर दी कि 4 पीपल से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती फिर गैदरिंग एट जलियनवाला बाग तो क्राउड जो है 10,000 क्राउड जो है वो जलियनवाला बाग जो है पार्क है वहाँ पे गैदर्ड हो गए कौन सा फेस्टिवल बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए अप्रैल 13 1919 को और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया 2 लीडर्स के अगेंस्ट कौन किचलू और सत्यपाल फिर मैस्कर जो हुआ ब्रिगेडियर जनरल डायर जो थे उन्होंने बाग मतलब वही जो है वो पूरे बाग को हेड कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रूप्स उन्होंने लगाए और उन्होंने सारे एग्जिट्स को बंद कर दिए और ओपन फायर कर दिया विदाउट गिविंग एनी वार्निंग मतलब लोगों को वार्निंग भी नहीं दी कि आप भाग जाओ और जो भी है उन्होंने सीधे फायर स्टार्ट कर दिया फायरिंग जो है वो 10 से 15 मिनट तक चली और जब
जो भाग पाए वो भाग पाए, नहीं तो बाकी सब मर गए। टोटल एस्टिमेटेड फिगर अगर बताएं कि जो भी जनरल डायर ने दी है वो 291 थी। हाउएवर रिपोर्टिंग बताती है कि वो 500 से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हुए हैं। ठीक है, एक कमेटी बैठी जो मदन मोहन मालवीय जो है उसके हेड थे, उन्होंने बताया कि 500 से ज़्यादा भी लोग मर गए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा इवेंट्स जिसके कारण हमारा मैस्कर हुआ। अब आते हैं आफ्टर माथ ऑफ द मैस्कर। अब मैस्कर के बाद क्या हुआ, तो न्यूज़ जो है जलियांवाला बाग की वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई, और जिसके कारण गवर्नमेंट जो थी वो ब्रूटल मतलब उसके कारण रिप्रेशन बहुत ज़्यादा किया। और इस वायलेंस को देखकर महात्मा गांधी ने बोला कि एंटी रॉलेट सत्याग्रह जो है वो मतलब बंद करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड टाइटल जो था उसको मतलब उसको दे दिया, मतलब उसने बोला कि हम नहीं लेंगे ये टाइटल। अक्टूबर 1919 में डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसको हंटर कमीशन भी बोला गया। वो जो है वो फॉर्म की गई कि आप मैस्कर जो है उसको इंक्वायर करिए कि कैसे ये लोग इतने लोगों को मर गए। 1920 में कमीशन जो है उन्होंने डायर के एक्शन को सेंसर किया, मतलब कि हाँ डायर का एक्शन गलत था, बट उन्होंने उसको बोला कि आप रिज़ाइन कर दीजिए फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट एज ब्रिगेडियर कमांडर, और इन्फॉर्म किया उसको दैट उनको अभी कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जनरल डायर का मतलब जनरल डायर जो है को मारा जाए या कुछ भी किया जाए। उनके खिलाफ उन्होंने बोला रिज़ाइन कर दीजिए और आपको जो है कोई भी एम्प्लॉयमेंट फर्दर नहीं मिलेगी। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे उन्होंने वोट किया किसके फेवर में, जनरल डायर के एक्शन के फेवर में वोट किया। फिर लेटर 1940 में क्या हुआ, जो कैक्सटन हिल हॉल इन लंदन थे, उधम सिंह एक ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने माइकल ओ डायर जो थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे पंजाब के, उनको मार डाला ड्यूरिंग द मैस्करे, और जिन्होंने अप्रूव किया कि डायर का एक्शन जो था इम्पोज किया मार्शल ऑफ पंजाब में आफ्टर द फायरिंग। शॉक एंड आउटरेज लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसके कारण जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 टू 1922 में, जो कि एक प्रूफ किया स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ एंडिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 25 years later. Okay, so this is the Jallianwala Bagh massacre. Now let's come to Malabar और मोपला रिबेलियन। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिबेलियन है जो कि हर बार हिस्ट्री में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। तो मालाबार रिबेलियन जो है, लीडर्स वैरम कुंठनाथ और कुंज मोहम्मद हाजी अली मुसालियर एंड 387 अदर मोपला मार्टियर्स जो थे उनको रिमूव कर दिया गया डिक्शनरी ऑफ मैटर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, मतलब उनके नेम्स जो है वो रिमूव कर दिए गए, हटा दिए गए। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो 3 मेंबर पैनल है जिन्होंने रिव्यू किया इन एंट्रीज़ को, और उन्होंने बोला उन्होंने कुछ चीज़ें इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उन्होंने लाई कि उन्होंने इज़ अंडरस्टूड टू हैव रिकमेंडेड द डिलीशन एज इट्स फेल्ट दैट 1921 रिबेलियन वॉज नेवर पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बट अ फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट। तो उन्होंने बोला कि ये जो है पार्ट नहीं था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, इट इज़ अ फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो इट कंक्लूडेड दैट हाजी जो थे वॉज अ राइटर हु हैज़ इस्टेब्लिश अ शरिया कोड, जिन्होंने शरिया कोड को इस्टेब्लिश किया था, और बहुत सारे मोपला मैटर्स जो थे हु वर अंडर ट्रायल्स, जो भी प्रिजनर्स थे और डिसीज़ के कारण मरे थे, कोलेरा नेचुरल कॉज के कारण, इसलिए उनको मैटर्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अलग चीज़ों के कारण मरे थे, ये नहीं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लड़ते लड़ते मरे थे। ठीक है, अबाउट मालाबार रिबेलियन और मोपला रिबेलियन की अगर बात करें तो ये जो है आर्म्ड अपराइजिंग है जो कि हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, मुस्लिम टेनेंट्स थे, उन्होंने ब्रिटिश रूलर्स और जो लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, क्योंकि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, कमर्शियल पॉलिसीज थी, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे उनके अंडर थे, तो इसलिए वो भी इम्पोज करते थे जो भी रिबेलियंस थे टेनेंट्स थे उनके ऊपर। तो ये एक आर्म्ड अपराइजिंग थी मुस्लिम टेनेंट्स के अगेंस्ट, मतलब मुस्लिम टेनेंट्स ने की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स और लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड्स 1921 में। ये जो है परसीव किया जाता है वन ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट अपराइजिंग जो कि सदर्न इंडिया में हुआ, बिकॉज ये केरला मालाबार रीजन में हुआ था, और इसको पीजेंट्स रिवॉल्ट भी बोलते हैं। ये जो है ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर बात करें तो ये खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट है 1920 टू 21, जो कि महात्मा गांधी ने लेड किया था। अब कोर्स ऑफ द रिबेलियन की सबसे पहले कोर्स की बात करें उससे पहले हम कॉजेज़ की बात कर लेते, तो कॉजेज़ क्यों हुए थे, कॉजेज़ क्या था रिवॉल्ट का। हिस्ट्री ऑफ फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट इन मालाबार रीजन, तो पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड का रिलेशन जो था वो बहुत हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रेन था, बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा होता करती थी। इवेंचुअली देखा हमने कि 32 अपराइजिंग्स जो हैं वो मोपला ने ऑर्गेनाइज़ किया बिटवीन 1836 टू 1919, और वो किसके था, जो भी हाई कास्ट हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट था और उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट। फिर एग्रेरियन डिसकंटेंट था, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी मोपला टेनेंट्स की वो बहुत डिटोरिएट हो गई थी बिकॉज ऑफ
ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, और इसलिए वो एंटी ब्रिटिश और एंटी फ्यूडल सेंटीमेंट्स उनके अंदर आ गए। फिर आते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मापिलास। तो कांग्रेस ने रीच आउट किया मापिलास कल्टिवेटर के पास कि आप एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट करिए। उनको सपोर्ट मिला थ्रू खिलाफत मूवमेंट और सपोर्ट किया एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन द रीजन। एक खिलाफत कमेटी बनी जो कि मालाबार में फॉर्म हुई 1920 में और बहुत एक्टिव हो गई। अगस्त 1920 में गांधी जो थे वो शौकत अली के साथ मिलकर, जो कि खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने कैलीकट गए वो लोग और उन्होंने स्प्रेड किया मैसेज कि आपको नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करना है मालाबार रीजन में। बाय जनवरी 1921 मापिलास जो थे वो अंडर देयर रिलीजियस हेड महदूम तंगल उन्होंने प्लेस किया कि वो सपोर्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। अब इमीडिएट कॉज की अगर बात करें तो मापिलास जो थे किसके अंडर थे, कौन से लीडर थे उनके, वेरियम कुट्ठन, कुंजह मोहम्मद हाजी, जिन्होंने आर्म्स लिया अगस्त 1921 में, क्योंकि बहुत सारे खिलाफत लीडर्स जो थे अली मुलिसियार ये सब अरेस्ट हो गए थे। उन्होंने वाइड स्प्रेड रूमर स्टार्ट किया दैट अ प्रोमिनेंट मॉस्क इन तिरंगुड़ी हैज़ बीन रेडेड। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। नाउ लेट्स कम टू द कोर्स ऑफ द रिबेलियन। ये जो है लार्जली मतलब लार्जली जब ये रिवॉल्ट होने लगा तो ये गुरिल्ला टाइप अटैक्स वगैरह करने लगे जनमीज पे, पुलिस और ट्रूप्स पे। सिंबल जो था कॉलोनियल स्टेट का, जैसे कि टेलीग्राफ लाइंस हो गए, ट्रेन हो गए, स्टेशन हो गए, इन सबको अटैक किया उन्होंने। जब भी उनका रिबेलियन स्प्रेड हुआ मालाबार डिस्ट्रिक्ट में तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और लोकल पुलिस जो थे वो भाग गए वहाँ से और उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी जो थी वो लोकल रिबल्स के हाथ में दे दी। टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर की गई एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट इन अगस्त 1921 विद हाजी जो थे उनके रूलर थे। फॉर नियरली 6 मंथ बात करें तो ये पैरेलल खिलाफत रिजीम के साथ करा जिसका हेडक्वार्टर नीलांबर में था, बट इवन इट्स सोर्स सेपरेट पासपोर्ट और करेंसी और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन भी थे। टेनेंट्स जो थे उनको पावर दी गई उनके लैंड के ऊपर जहाँ पे वो कल्टिवेट करते थे और उनको टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए गया। ऑल्दो अगर बताएं तो मूवमेंट जो है स्टार्टेड ऑफ लार्जली एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज़, बट वो कम्युनल वायलेंस होगा बिकॉज ये मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में थोड़ा सी दूरियाँ आ गई। ओके, सो दिस इज़ द मालाबार रिबेलियन एंड मोपला रिबेलियन। नाउ लेट्स कम टू पाइका रिबेलियन। तो रिसेंटली सेंटर ने स्टार्ट किया है पाइकल रिबेलियन कैन नॉट बी कॉल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने बोला है कि पाइका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप नहीं बोलेंगे, सेंटर ने बोला है। अब मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो सिंस 2017 को उड़ीसा ने डिक्लेयर किया था, अर्ज किया था सेंटर से कि आप डिक्लेयर करिए पाइका रिबेलियन को एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एट प्रेजेंट अगर बात करें तो इंडिया जो 1857 का रिवॉल्ट है वही उसी को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं क्योंकि वही सबसे पहले हुआ था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सजेस्ट की कि दैट इट वुड बी इंक्लूडेड एज अ केस स्टडी इन क्लास 8 हिस्ट्री बुक नोटबुक। तो उन्होंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कि इसको एक केस स्टडी की तरह ऐड करिए क्लास 8 के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जो कि एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। 2018 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज़ किया कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन ऑन पाइका रिबेलियन। ओके, तो इतना पाइका रिबेलियन हमने सुना है। तो पाइका रिबेलियन होता क्या है, क्या रिबेलियन था वो हम पढ़ लेते हैं। तो 1817 से 1825 के बीच में पाइका रिबेलियन हुआ था। ये क्या था, ये एक आर्म्ड रिबेलियन था जो कि उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ये नियरली 40 ईयर्स था जो कि बिफोर द फर्स्ट सिपाही मुटिनी। अब पाइकास कौन थे, पाइकास जो थे वो पीजेंट्स मिलिटेंट थे जो गणपति रूलर्स थे उड़ीसा के वहाँ के थे जो कि मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे किंग को, जो कि उड़ीसा का किंग था। ये जो है रेंट फ्री लैंड रखते थे, मतलब जो भी उनको लैंड जो उनके पास होता था उनके लिए उनको रेंट नहीं देना पड़ता था एंड इसीलिए उनको जो है मिलिट्री सर्विसेज भी किंगडम को प्रोवाइड की जाती थी, जो कि खुर्दा के किंगडम था उसको प्रोवाइड की जाती थी क्योंकि उनको कोई रेंट पे नहीं करना पड़ता था। तो ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया themselves in Odisha when East India Company dethroned the king of खुर्दा। तो क्या किया ब्रिटिश ने अपने आप को स्टेब्लिश किया तो उड़ीसा के किंग को ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिथ्रोन कर दिया। पाइकास जो थे वो अंडर बख्शी जगबंधु विद्याधर के अगेंस्ट, मतलब ये विद्याधर जो थे ये उन्हीं के रूलर थे जो हेरिडिटरी चीफ थे मिलिट्री आर्मी के, जो कि गजपति किंग थे। उन्होंने ही रिबेलियन स्टार्ट किया था और बहुत सारे सपोर्ट जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। अटैक्स जो थे ब्रिटिश सिंबल्स के उन्होंने ब्रिटिश सिंबल को अटैक किया, पुलिस स्टेशन को अटैक किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस को, इन सब को अटैक किया और उनको मतलब पाइकास को जो है वो ज़मींदार्स, विलेज हेड्स और ऑर्डिनरी पीजेंट्स ने सपोर्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने सपोर्ट किया था। तो उनको सपोर्ट किया था ज़मींदार्स, विलेज हेड्स और ऑर्डिनरी पीजेंट्स। अपराइजिंग जो था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ
जो कि बहुत ज़्यादा स्टेट में स्प्रेड हुआ, रिजल्टिंग इन सेवरल कन्फ्रंटेशन एनकाउंटर्स बिटवीन ब्रिटिश एंड पाइका फोर्सेस। रिवॉल्ट जो है इवेंचुअली ब्रिटिश आर्मी ने ओवर पावर कर दिया और विद्याधर को जेल में डाल दिया 1825 में, और वो जेल में ही ख़त्म हो गए 1829 में। ओके, सो अब देख लेते हैं कॉजेज़ क्या क्या थे। तो कॉजेज़ पहला था कि न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत गलत थी। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी थी, जैसे कि किंग को रिमूव करना, ठीक है, एक्सप्लॉयट करना पीजेंट्स को और फार्मर को। न्यू करेंसी सिस्टम, क्योंकि ब्रिटिश ने अपना करेंसी सिस्टम जो है चेंज कर दिया था फ्रॉम काउरी टू रुपी, जिसके कारण जो विलेजेस हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे बाय लोकल महाजन्स। ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी जो थी वो ज़मींदार को डिप्राइव करती थी और लोकल पीपल को कि उनके पास ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर जो है सॉल्ट का राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ रिवेलियन, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू कॉन्सिक्वेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की अगर बात करें तो उड़ीसा पीपल जो है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए पाइका रिवेलियन के। तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में उड़ीसा पीपल्स जो थे उनको उड़ियास को एम्प्लॉय किया गवर्नमेंट सर्विसेज में और उनको रिस्पॉन्सिबल वर्क दिया गया। ये रिवेलियन होने के बाद सॉल्ट प्राइजेस में रिडक्शन किए गए और जो भी सॉल्ट था उसको अवेलेबल किया गया कि पीपल्स जो हैं वो स्मूथली परचेस कर पाए उनको। रेवेन्यू जो बर्डन्स थे उनको रिड्यूस किया गया, जो भी लोकल जमींदार के ऊपर रेवेन्यू बर्डन्स थे कि आपको इतना देना है, तो वो सब रिमूव किया गया। सेवरल केसेस में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने परचेस किया ई स्टेट ऑफ डिफॉल्टर्स एंड रिस्टोर्ड ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिस्टोर किया। पाइकास को फोर्स किया कि वो अपना जो प्रोफेशन है मिलिशिया मैन का उसको छोड़ दे और अडॉप्ट करें कल्टिवेशन एंड अदर वर्क्स एज अ लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी जो कि रामचंद्र देव को दे दिया गया, और 3 को जो कि सन थे राजा मुकुंद देव के, 2 के सन थे। ठीक है, तो दिस इज पाइका रिवेलियन, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो बैटल ऑफ सराघरी सितंबर, ये न्यूज़ में क्यों है, तो सितंबर 12 2021 को 124th एनिवर्सरी थी बैटल ऑफ सराघरी की, जो कि 1897 में हुआ था। 6 सोल्जर्स जो थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के और पुश्तून और खजाई ट्राइब्समैन जो थे वहाँ के, इन दोनों के बीच में हुआ था। 21 सोल्जर्स जो थे वर पिटेड अगेंस्ट ओवर 8000 आरफीडी एंड ओक्साई ट्राइबल्स, बट वो करेजियसली फॉट किए और उनकी डेथ हो गई। सरगरी क्या है, एक कम्युनिकेशन रिले है जो पोस्ट है, कम्युनिकेशन रिले पोस्ट है जो कि फोर्ट लोहर्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान ऑल्सो नोन एज फोर्ट कवनारी इन सुलेमान रेंज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो बैटल ऑफ सरागारी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि 1997 में हुआ था और 6 सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी थे उनके बीच में और पुश्तून के बीच में। अब टाई खमाटी म्यूटनी ऑफ 1839, इन 1839 अगर बात करें तो टाई खमाटी पीपल जो थे वो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन के अगेंस्ट रेसिस्ट किया था उन्होंने, और जिसके कारण उन्होंने 80 ब्रिटिश सोल्जर्स को ख़त्म किया था। अबाउट टाई खमाटी की बात करें तो ये जो है मेजर ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश के, जो कि इनहेबिटेंट्स थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ नामसाई के। वर्ड खमती का मतलब होता है लैंड फुल ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्ड होना, मतलब पूरा लैंड जो है गोल्ड से फुल है। दे फॉलो थेरावदी बुद्धिज़्म, ठीक है, मैंने पढ़ाया है थेरावद बुद्धिज़्म किसके फॉलोअर्स हैं मुझे आप बताइएगा कि ये हीनयान के थे या महायान के। खमटी डांस जो है इज़ ऑल्सो नोन एज कापुंग, ठीक है, उसको कापुंग भी बोला जाता है। तो दिस इज़ द अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू मिसलिनियस पार्ट विच इज़ द लास्ट पार्ट। तो जनजातीय गौरव दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी डिसाइड किया है कि नवंबर 15 को वो डिक्लेयर करेंगे जनजातीय गौरव दिवस डेडिकेट करेंगे, मतलब डिसाइड करेंगे कि उसको नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस बोला जाएगा, क्योंकि उस दिन बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है और उनके मतलब जो भी शेड्यूल ट्राइब्स से और के कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में, उसको ऑनर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल, और जो भी ट्राइबल्स के एफर्ट्स हैं, जो भी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट किया है, प्रमोशन किया है इंडियन वैल्यूज़ का, उनको जो है उनके एफर्ट्स के लिए उनको ऑनर दिया जाएगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो स्ट्रेंथन बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने किया, जैसे कि संथल्स हो गए, टोमर्स हो गए, कोल्स हो गए, भिल्स, खासीज और मीज़ोज़ हो गए। ट्राइबल्स मूवमेंट्स जो है वो हर कंट्री में डिफरेंट रीजन्स पे हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और ये जो है पूरी तरह अगर डिफरेंट रीजन को जोड़ा जाए तो ये एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की तरह लिंक करके बताया गया है। ठीक है,
अब आते हैं, सबसे पहले हम बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं, फिर मेजर ट्राइबल्स मूवमेंट जान लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जो थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक बार उलगन करके कुछ पूछा था, तो वो बिरसा मुंडा से, मतलब जो हमारा मुंडा अपराइजिंग था उससे रिलेटेड था, और एक बार कुछ और क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा भी बोला जाता है और धरती आबा भी बोला जाता है। ये मुंडा ट्राइब्स में, मुंडा ट्राइब के थे एट खुंती डिस्ट्रिक्ट जो था छोटा नागपुर प्लेट्यू का, झारखंड में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये पहले कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में, एंड ये मिशनरी स्कूल से पढ़े थे, इसलिए वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे। और सून उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो लोकल ट्राइब्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ब्रिटिश और जमींदार जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं जो भी लोकल ट्राइब्स हैं, और उसको नाम दिया उन्होंने डिकूज और आउटसाइडर्स। ठीक है, डिकूज और आउटसाइडर्स अगर क्वेश्चन आए तो वो बिरसा मुंडास के, मतलब मुंडा अपराइजिंग से ही रिलेटेड है। बिरसा ने बोला कि अब बिरसा ने चाहते थे कि ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करें, सो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें अर्ज की देम टू लेट गो ऑफ बिलीव्स इन विच कार्ड एंड इंस्टीड स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। तो उन्होंने बोला प्रेयर पे स्ट्रेस करिए, और जो भी अल्कोहल है उस पे, उससे दूर रहिए, हर गॉड पे भरोसा करिए, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको ऑब्जर्व करिए। बेस्ड ऑन दिस उन्होंने एक फेथ स्टार्ट किया, फेथ ऑफ विरासत। ठीक है, विरासत जो है बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया एक मूवमेंट जिसको उलगुन बोला गया, उलगुलन बोला गया, जो कि ग्रेट टुमुल्ट भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन है ग्रेट टुमुल्ट किसे बोला जाता है, तो उलगुन, उलगुलन को बोला जाता है, जो कि ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, लोकल जो भी लोकल अथॉरिटीज थी, वो जो भी ट्राइबल पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट करती थी, उनको एक्सप्लॉइट करती थी, उनके अगेंस्ट। ये जो है इसके कारण क्या हुआ, जब ये अपराइजिंग हुआ तो इसी के कारण छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908 का पास हुआ। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट जो था, उन्होंने प्रोवाइड किया कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको क्रिएट करिए और उनको मेंटेन करिए, और स्पेशल टेन्योर कैटेगरी जो है ऑफ मुंडारी कुथ कथिर एंड रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड फॉर टू नॉन ट्राइबल्स। तो मतलब ट्राइबल लैंड्स को नॉन ट्राइबल्स की तरफ आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा ने एक्टिवली अपोज किया बेत बिगारी सिस्टम को, जो कि एक सिस्टम था अप्लाइड किया जाता था ट्राइबल्स पे, और उसको बोला जाता था फोर्स लेबर की तरह यूज़ किया जाता था। मुंडा जो है कोलेरा के कारण उन ख़त्म हो गए 1900 में, ऑल्दो इट वाज सेड दैट ही डिड नॉट शो सिम्टम्स ऑफ कोलेरा वाइल ही वाज इन जेल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर दैट ही डेड ऑफ कोलेरा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वो कोलेरा की वजह से ख़त्म हुए थे। तो ठीक है, तो बिरसा मुंडा हो गया। नाउ लेट्स कम टू मेल एंड ट्राइबल रिवॉल्ट, मतलब मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स जो थे इंडिया में वो कहाँ हुए थे। तो ट्राइबल मूवमेंट्स को अगर कैटेगराइज किया जाए तो मेन लैंड ट्राइबल्स रिवॉल्ट हुए थे, और कुछ फ्रंटियर रिवॉल्ट्स हुए थे। फ्रंटियर रिवॉल्ट्स जो कि मेनली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कंसनट्रेटेड थे। तो फ्रंटियर रिवॉल्ट्स किसे बोला जाता था, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कंसनट्रेटेड थे। तो मेन लैंड ट्राइबल रिवॉल्ट जो था, तो मेन लैंड ट्राइबल रिवॉल्ट के कुछ कॉजेज थे। वो क्या थे कि लैंड सेटलमेंट जो था ब्रिटिश पॉलिसीज ब्रिटिश की, वो बहुत अफेक्ट कर रही थी, जो कि जॉइंट ऑनरशिप ट्रेडिशन था उसको। एग्रीकल्चर जो है वो एक्सटेंड हो गया था सेटल फॉर्म में, कंपनी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया था। तो ट्राइबल जो है बहुत ज़्यादा लैंड अपना लॉस कर चुके थे, और जो भी लैंड है वो नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफ़र किया जाता था, और नॉन ट्राइबल्स जो है उनका बहुत ज़्यादा उस एरिया में आना हो जाना हो जाता था। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो था फॉरेस्ट का, उसको ख़त्म कर दिया था, इसके कारण ट्राइबल्स की पॉपुलेशन और बढ़ गई। गवर्नमेंट ने फर्दर जो है फॉरेस्ट एरियाज़ का कंट्रोल जो है एक्सटेंड कर दिया, कि उसको हम रिजर्व फॉरेस्ट बताएंगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टिम्बर यूज़ और ग्रेजिंग जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। बहुत सारी पुलिस ने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ट्रेडर्स ने, मनी लेंडर्स ने, जिसके कारण ट्राइबल सफरिंग्स बढ़ गई, और क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उस रीजन में आए, जिसके कारण उनका ट्रेडिशन और कस्टम्स भी इफेक्ट हुआ। अब मूवमेंट्स जो है ट्राइब्स का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में जो हुआ, उसके क्या कॉजेज़ थे। तो वो जो रिफॉल्ट था वो फेवर था कि आपको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी देनी है विद इन इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये मूवमेंट जो था वर नॉट अ फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रेरियन रिवॉल्ट, एज दीज ट्राइबल्स वर जनरली इन कंट्रोल ऑफ लैंड और फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो कोई एग्रेरियन रिवॉल्ट और फॉरेस्ट बेस्ड नहीं था, वो जनरली उनके जो ट्राइबल्स थे उनके लैंड को कंट्रोल करना जाता था। फ्रंटियर ट्राइबल्स रिवॉल्ट जो था वो ब्रिटिश ने कंटिन्यू किया फॉर अ लॉन्गर टाइम देन नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट। तो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट जो था वो ज़्यादा कंटिन्यू किया गया एज कंपेरिजन टू नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट। कुछ कुछ पॉपुलर जो लैंग्वेजेस हैं जो कि ट्राइब्स इंडिया में बोलते हैं, जो वो है भतरी, भिल्ली, हल्बी, हो, कोई, कोलमी कोई। ठीक है, तो दीज आर द लैंग्वेज। हम नाउ लेट्स कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवॉल्ट। ट्राइबल रिवॉल्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहला है ट्राइबल की आइडेंटिटी और एथनिक जो था टाइज वो सॉलिडेरिटी शो करते थे। सारे जो नॉट ऑल आउटसाइडर्स वर सीन एज एनिमीज, जो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे उनको एनिमीज नहीं बताया गया। एंड वायलेंस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के अगेंस्ट थे। वायलेंस जो था वो पूरी तरह आउटसाइडर्स के लिए नहीं था, वो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स के लिए था। बहुत सारे फॉरेन गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स और लॉस इम्पोज किए थे उसके अगेंस्ट रिसेंटमेंट था। बहुत सारे अपराइजिंग जो थे मेसा लाइक फिगर्स थे उनके तरफ से हुआ था। और उन्होंने मतलब इन्होंने बहुत आउटडेटेड आर्म्स यूज़ किए थे अगेंस्ट मॉडर्न वेपन्स जो कि हमारे ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू इशूज़ विथ ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। तो ट्राइबल अपराइजिंग जो था वो बहुत बिगनिंग से ही डूम था और बहुत ज़्यादा आउटडेटेड आर्म्स थे और पूरी तरह मॉडर्न वेपन के उससे वो कंपेयर नहीं किया जा सकता था। बहुत सारे रिवॉल्ट जो थे वो लोकलाइज नेचर के थे, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था। रिवॉल्ट जो था वो पुअरली ऑर्गेनाइज था क्योंकि लिटिल कोऑर्डिनेशन के कारण, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, इसलिए जो है रिवॉल्ट पुअरली ऑर्गेनाइज था। नाउ लेट्स कम टू मेनलैंड ट्राइबल रिवॉल्ट। तो सबसे पहले पहरियाज आते हैं जो कि 1778 में हुआ। प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर बात करें तो राजमहल हिल्स हुआ था। तो पहरियास पहाड़ पहरियास से आप याद याद कर सकते हैं पहाड़। तो ये कहाँ हुआ था? राजमहल महल हिल्स तो वो कहाँ पे होगा? राजमहल हिल्स किसी हिल्स में ही होगा। ये क्यों हुआ था कि ब्रिटिश का एक्सपेंशन जो है उनकी टेरिटरी में बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण जो है अपराइजिंग हुई, जो कि किसने किया? मार्शल पहरियाज जो थे उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट की। आउटकम क्या था? ब्रिटिश जो है वो फोर्स किया कि आप पीस की तरह रहिए और डिक्लेयर किया टेरिटरी एट डायमिनो कोल एरिया, ठीक है। फिर आते हैं चौर अपराइजिंग, जिसको रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल बोला जाता है। तो रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल किससे बोला जाता है? चौर अपराइजिंग को बोला जाता है, जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1776 टू 1772। फिर 1795 से 1816 तक। ये क्यों हुआ था? फेमाइन के कारण हुआ था। लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसीज थी, लैंड रेवेन्यू जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ गई थी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, जिसके कारण चौर ट्राइब्समैन रिवॉल्ट करने के लिए खड़े हो गए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था अंडर दुर्जन सिंह के टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था। रिवॉल्ट जो है ब्रूटली ब्रिटिशर्स ने जो है सप्रेस किया। फिर आते हैं कोल अपराइजिंग 1831, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में हुआ था। लोकल स्केल मतलब जो भी हमारे कोल हेडमैन थे उनका जो लैंड था उस लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया आउटसाइडर्स को, जैसे कि हिंदू को, मुस्लिम फार्मर्स को और मनी लैंडर्स को। इसके कारण ये अपराइजिंग हो। ब्रिटिश जुडिशल और रेवेन्यू पॉलिसीज जो थे वो उनके सोशल कल्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट की। और फेमस लीडर जो थे इसके कोल अपराइजिंग के, बुद्धो भगत। तो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो किया गया और ऑर्डर को रिस्टोर किया गया। फिर हो एंड मुंडा अपराइजिंग था 1820 टू 1837, जो कि सिंहभूम रीजन में था। राजा ऑफ पराद जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हो ट्राइबल रिवॉल्ट, जो कि ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट था। रिवॉल्ट जो है वो 1832 तक चला, बट हो ऑपरेशन जो है वो 1837 तक चला। लेटर 1831 में उन्होंने मुंडास को ज्वाइन किया कि जो भी न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसीज़ है उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये रिवॉल्ट जो है वो एक्सटिंग्विश्ड इन 1832, बट हो ऑपरेशन जो है 1837 तक चला। फिर संथर रिवेलियन जो है 1855 टू 56 राजमहल हिल्स में हुआ था। मनी लेंडर्स जो थे वो पुलिस और जमींदार को सपोर्ट करते थे पीजेंट्स के अगेंस्ट, और उनके खिलाफ मतलब बहुत ऑपरेसिव पॉलिसीज़ लाते थे। अंडर सिंधु और कान्हू ब्रदर्स जो थे वो ये लीडर्स थे, थ्रू ब्रदर्स, जिन्होंने संथल को प्रोक्लेम कि उन्होंने बोला कि कंपनी रूल को हमको ख़त्म करना है, और डिक्लेयर किया कि एरिया जो है भागलपुर से राजमहल तक जो एरिया आता है उसको ऑटोनॉमस डिक्लेयर किया। प्रोलॉन्ग मिलिट्री एक्शन जो है वॉरेन हास्टिंग ने लिया था कि उस रिवॉल्ट को कंट्रोल कर सके, बट टेरिटरीज उसको नहीं कंट्रोल पाए। जो भी टेरिटरीज थी उनको संथल परागनास बोला गया, तो संथल परागनास क्रिएट किया गया और ये इलीगल बन गया कि संथल का जो लैंड है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा नॉन संथल्स को, ठीक है, तो वो इलीगल हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आ गया है, दोनों ही पूछा गया है, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है संथल परागनास क्रिएट किया गया और इलीगल संथल्स जो है इलीगल था लैंड ट्रांसफ़र करना संथल्स टू नॉन संथल्स, ये भी मतलब ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ये दोनों जो है पॉइंट आ चुके हैं। फिर कोंड अपराइजिंग को बोले तो 1837 टू 1856 के बीच में हुआ।
उड़ीसा से श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम तक चक्र बिसोई जो थे ये इंपॉर्टेंट लीडर थे, इसके यंग राजा थे जो कि कोंड अपराइजिंग उन्होंने किया कि जो भी न्यू टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस हैं, जो भी एंट्री थी ज़मींदार्स की उनके एरियाज़ में, उसको उसके अगेंस्ट किया। और अनदर फिर लेटर चक्र बिसोई जो है वो डिसअपियर हो गया, जिसके कारण अपराइजिंग जो है ख़त्म हो गया। फिर बहुत दिन बाद फिर से उड़ीसा में एक रिवॉल्ट हुआ, जिसके कारण फॉरेन बाय द होप दैट फॉरेन रूल वुड एंड, उन्होंने इसलिए हुआ कि फॉरेन रूल ख़त्म हो जाएगा एंड दे कुड गेन एन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट। अब आते हैं कोया अपराइजिंग, कोया रिवॉल्ट जो कि बहुत बार हुआ, ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक्ट में हुआ। ये उनके कंप्लेंट थी कि जो भी पुलिस और मनी लेंडर्स हैं और न्यू रेगुलेशंस हैं और बहुत सारे कस्टमरी राइट्स हैं, उनके डिनायल के लिए हुआ ओवर फॉरेस्ट एरियाज। फिर विल रिवॉल्ट हुआ 1817 to 19, जो कि वेस्टर्न घाट्स और माउंटेन पासेस को कंट्रोल करते थे बिटवीन नॉर्थ एंड डेक्कन। ये रिवॉल्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो फेमाइन बहुत ज़्यादा फेस किए थे, जो कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो था गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उनके कारण। भिल्स जो है रिवॉल्ट फिर से किए 1825, 1831, 1846। गोविंद गुरु ने हेल्प किया भिल्स को, जो कि साउथ राजस्थान में रहते थे, टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट भिल राजा बाई 1913। ब्रिटिश ने यूज़ किया फोर्स और कंसिलिएटरी एफर्ट्स जो कि अपराइजिंग को कंट्रोल करने के लिए। फिर कोली राइजिंग जो है वो भी 3-4 बार हुआ, जो कि भील्स के ही नेबरहुड थे। ये जो है कंपनीज के रूल के अगेंस्ट थे, जो कि लार्ज बहुत ज़्यादा क्यों अगेंस्ट थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था और उनके फोर्स को बहुत डिसमेंटल किया गया था। फिर रामोसी अपराइजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वेस्टर्न घाट्स के ट्राइब्स ने उन्होंने किया था। वो ब्रिटिश रूल के साथ रिकॉन्सिल करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश रूल को अपोज करेंगे और ब्रिटिश पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको नहीं पसंद है। उन्होंने एक्सेशन पॉलिसी को मतलब अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और चित्तूर सिंह के अंदर जो है ये किया गया 1822 में, और पूरे कंट्री को प्लंडर किया गया अराउंड 17। सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स जो थे उन्होंने ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। जनरली ब्रिटिश ने पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो की टुवर्ड द रामोसी। पैसिफिस्ट पॉलिसी मतलब उनको जो है ज़्यादा अच्छा उनके सामने बनकर, उनको कुछ चीज़ें देकर ज़्यादा अच्छा बनकर ये पॉलिसीज़ जो है उन्होंने फॉलो की। फिर मुंडा रिवॉल्ट जो है 1899 टू 1900 छोटा नागपुर प्लेटियो में हुआ। ये रिबेलियन जो था वो रिलीजियस मूवमेंट था, बट वो पॉलिटिकल फोर्स की तरह गैदर्ड हुआ, क्योंकि ये फ्यूडल और ज़मींदार टेन्योर्स के बीच में था, टेनेंट्स के बीच में। ब्रिटिश आर्म फोर्सेस जो थे उन्होंने डिप्लॉय की गई वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटियो में, और बिरसा जो है कैप्चर किए गए और इम्प्रिजन किए गए। फिर आते हैं अदर रिवॉल्ट्स। तो नायकादा मूवमेंट जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ था, ब्रिटिश और कास्ट हिंदूज़ के बीच। कारवार रिवेलियन खारवार्स ने किया था बिहार में रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट। बस्तर रिवॉल्ट जो था वो जगदलपुर में हुआ था अगेंस्ट न्यू फ्यूडल और फॉरेस्ट लेवीज। ताना भगत मूवमेंट जो है वो मुंडास और ओरान ट्राइब्स जो थे, जत्रा भगत और बलराम भगत, इन्होंने छोटा नागपुर प्लेटियो में किया था, जो कि आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस उस एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ था। और संस्कृताइजेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। फिर रंपा रिवॉल्ट जो है वो अल्लूरी सितम राजू ने किया था कोयास के, और रंपा रीजन जो था वो ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट था। गोंड अपराइजिंग जो था वो इसलिए था कि जो भी बिलीवर्स है गोंडा धर्म के, उनको एक साथ लाया जाए। अब आते हैं ट्राइबल मूवमेंट्स जो थे नॉर्थ ईस्ट के, उसको देखते हैं। तो अहोम रिवॉल्ट जो था वो आसाम में हुआ था 1821 में। 1828 में ये क्यों हुआ था कि ब्रिटिश ने जो था फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद ब्रिटिश ने बोला था, जब फर्स्ट बर्मा वॉर हुआ था 1824 to 26 में, उन्होंने बोला था कि हम जो है आपको टेरिटरी लौटा देंगे, बट ब्रिटिश ने उनके प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। रिवेलियन किसके अंदर थे? गोमधर कोनवर के बीच में, मतलब गोमधर कोनवर जो थे उनके लीडरशिप के अंदर ये रिवॉल्ट हुआ। अपराइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंपनी ने सप्रेस की, किंगडम को डिवाइड कर कर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही पढ़ा था कि असम और नागालैंड के बीच पॉलिटिक्स सेक्शन में वो चल रहा है कि बहुत सारी टेरिटरीज जो है नागालैंड और असम ने एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ये टेरिटरी है। तो ये ब्रिटिश की जो लाइन का डिवाइडेशन था वो सही नहीं होने की वजह से था। फिर आते हैं खासी अपराइजिंग। तो खासी गारो और जैंतिया हिल्स में हुआ था। ये क्यों हुआ था कि ब्रिटिश ने चाहते थे कि वो रोड बनाए कुछ लेबरर्स को इन्फ्लक्स करने के लिए उस एरिया में, जो भी आउटसाइडर्स थे वहाँ, मतलब आउटसाइडर्स को ले आने के लिए। ट्राइब्स जो थे वो तीराज सिंह के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इंग्लिश ने सप्रेस किया ये रिवॉल्ट। ठीक है, अदर मेजर रिवॉल्ट से अगर बात करें तो सिम्पोज रिवेलियन था जो कि आसाम में था। कुकीज़ रिवॉल्ट जो था मणिपुर में था, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था, जो कि लेबर्स को लाते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। रिवॉल्ट इन त्रिपुरा अगेंस्ट द हाइक इन हाउस टैक्स रेट्स एंड अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर्स इन द
रीजन। फिर जिलांग सॉन्ग मूवमेंट जो था वो जेमी, लिंगमई, रोंगमई ट्राइब्स जो है लेकर आए थे। नागा मूवमेंट जो था वो जेडोंग लेकर आए थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, नागाराज के मतलब नागाराज सेटअप करने के लिए। हिराका कल्ट जो था वो गेंडिलू ने जो थे वो लेकर आई थी मणिपुर में। ये मूवमेंट जो था वो उसको सप्रेस किया गया, बट कबुई नागा एसोसिएशन जो है उसको फॉर्म की गई 1946 में। ओके, सो दिस इज़ द ट्राइबल मूवमेंट। नाउ लेट्स कम टू जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं न्यूज़ में अगर बात करें तो लद्दाख में दार्द ट्राइब है, उत्तराखंड में बन गुज्जर्स है, असम में हलाम ट्राइब्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में कोन्यास है, नागालैंड में भी कोन्यास है, त्रिपुरा में भी हलाम्स है, तो असम और त्रिपुरा में हलाम है, मिजोरम में भी हलाम है, उड़ीसा में डोंगरिया, कोंड और बोंडा, महाराष्ट्र में कटकरी और कर्नाटक में हक्की पिक्की। तो दीज आर द ट्राइबल्स जो कि हमारे कुछ स्टेट में इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी न्यूज़ में रही हैं, तो याद रखिएगा। अब आते हैं ट्राइब्स नेम। तो कोन्यास ट्राइब की अगर बात करें तो ये ट्राइब जो है बहुत ज़्यादा जो अभी रिसेंट वायलेंट हुआ था नागालैंड में, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे सिविलियंस को मार दिया था इंडियन फोर्सेस ने। कोन्यास जो थे ये लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप है नागालैंड के, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार वाले रीजन में रहते हैं। इनको एक टैटूड फेसेस की तरह रिकग्नाइज किया गया क्योंकि ये टैटू बनाए रहते हैं अपने उसमें, और ये ट्रेडिशनल हंटर्स और वॉरियर्स है, बट नाउ इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। ये जो है लास्ट है जो कि अपनी प्रैक्टिस जो है हेड हंटिंग की उन्होंने ख़त्म की थी, और बहुत सारे एनिमीज़ को हेड जो थे, बहुत सारे एनिमीज़ के जो हेड थे उनको सर्व करते थे आफ्टर अटैकिंग राइवल ट्राइब्स। फिर हक्की पिक्की ट्राइब्स अभी हमने देखा कर्नाटका के हैं। ये एक नोमैडिक ट्राइब है जो कि नॉर्दर्न इंडिया से माइग्रेट किए गए थे और मेनली वो सेटल्ड हुए कर्नाटका वाले रीजन में। इनको एक बर्ड कैचर भी बोला जाता है क्योंकि हक्की मतलब बर्ड होता है, पिक्की मतलब कैचर होता है इन कन्नड़ लैंग्वेज। ये जो है वगरी जो है लैंग्वेज उसको मतलब जो भी आर्यन लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। यूनेस्को ने हक्की पिक्की को लिस्ट किया है वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज, क्योंकि एंडेंजर्ड लैंग्वेज वो होती हैं जो ख़त्म होने वाली रहती हैं। टुडे दे आर मेनली इंगेज इन सेलिंग ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक हर्बल ऑयल्स। फिर आते हैं कटकरी ट्राइब। कटकरी ट्राइब हमने देखा कि ये PVTGs है, 75 PVTGs में से एक PVTGs है जो कि महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में रहती हैं। इनको कठोदीस भी बोला जाता है बिकॉज ये ओल्ड ऑक्यूपेशन कत्था जो है कत्था बनाती हैं, कैच्यू जिससे बोलते हैं वो बनाती हैं, और ठीक है खैर बनाती हैं। रिसेंटली सम ऑफ देम जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी इंगेज हुए हैं क्योंकि वो कलेक्ट करते हैं जैसे कि गिलॉय वगैरह। ओके, और प्रधानमंत्री वंदन योजना जो है ट्रिफेड रन करता है जो कि SSG के थ्रू जो है ये सेल करते हैं सारी चीज़ें। फिर हलाम ट्राइब हमने देखा असम में मिलते हैं, त्रिपुरा में मिलते हैं और इस वाले रीजन में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि हलाम पीपल जो है वो त्रिपुरा अभी रिटर्न हो गए हैं बिकॉज ऑफ वायलेंस। एथिकली अगर बताना है तो हलाम जो है वो बिलोंग करते हैं कोकेज मंगोलाइड ओरिजिन जो है कुकी चीन ट्राइब्स का, वहाँ से। इनकी जो लैंग्वेज है वो मोर और लेस सिमिलर है टिबेटन बर्मा फैमिली के जैसे ही। ये नेटिव है त्रिपुरा, असम, मिज़ोरम के। हलाम्स जो हैं बेसिकली हिंदूज़ हैं बट फॉलोअर्स है शक्ति कल्ट के थ्रू वैष्णविज़्म, और उन्होंने वैष्णविज़्म स्प्रेड किया अमंग सम ऑफ द सब क्लास लाइक मुरा सिंह और ये सब। क्रिश्चियनिटी जो है वो भी हलाम्स जो हैं वो भी उसको प्रेफर भी करते हैं। ये जो है टिपिकल टॉक घर में रहते हैं, ठीक है, जो कि बैम्बूज और छन ग्रासेस से बना रहता है। फिर आते हैं वन गुज्जर्स नोमैडिक ट्राइब्स। ये कहाँ है? उत्तराखंड के ट्राइब्स हैं, ठीक है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी नैनीताल ने रिसेंटली पास किया है इंटरिम ऑर्डर कि जो भी राइट है वन गुज्जर्स का मतलब द राइट ऑफ वन गुज्जर्स टू माइग्रेट टू देयर समर होमलैंड इन बुगेल्स, मतलब वो माइग्रेट कर सकते हैं। वन गुज्जर्स जो है एक नोमैडिक पेस्टोरल कम्युनिटी है उत्तराखंड हिमालयस के, जो कि परस्यू करते हैं ट्रांस ह्यूमैनिज्म मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन फ्रॉम ट्राइबल तराई भब्बर टू शिवालिक रीजन टू द हायर बुगेल्स इन समर एंड वाइस वर्सा विंटर्स में भी। फिर अदर ट्राइब्स की अगर बात करें इन न्यूज़ में तो कोविड-19 इन्फेक्शन जो है अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया है अमंग PVTGs उड़ीसा में, जो कि डोगरिया कोन्स हैं, बोंडा ट्राइब्स हैं। डोगरिया कोन्स जो हैं वो नियामगिरी हिल्स जो है उड़ीसा का वहाँ पे सिचुएटेड हैं, वहाँ पे रहते हैं वो लोग, और जो लैंग्वेज है उनकी कुई है वो इज़ नॉट रिटन। बोंडा ट्राइब जो हैं वो सेक्लूडेड लाइफस्टाइल है उनका, जो कि हाईलैंड्स जो हैं मलकानगिरी के उड़ीसा के वहाँ पे रहते हैं, और ये मुंडा एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब दर्द इन आर्यन वैली, ये एक बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप है लद्दाख में। ये आर्यंस जो थे धा, हानु, भीमा, दारचिक, घारकोन विलेजेस में रहते हैं, और इनको जो है 5 विलेजेस को मिला के आर्यन विलेजेस भी बोला जाता है। द वर्ड दार्द जो है वो संस्कृत वर्ड से बना है जिसको दारादास बोला जाता है, जिसका मतलब है कि पीपल जो कि हिल साइड्स में रहते हैं। पीपल जो है इस रीजन के कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डिफरेंट है अदर पार्ट्स ऑफ द जो भी लद्दाख पीपल रहते हैं, और ये इनका कल्चर आर्यन कल्चर है, और द आर्यन जो है ये नॉन अमंग द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में नहीं आते।
अब आते हैं जियो टूरिज़्म साइट से नॉर्थ ईस्ट। तो कुछ प्रपोज जियो टूरिज़्म साइट्स हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि कुछ जियो टूरिज़्म साइट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में वो विजिट करने के लिए जियो टूरिज़्म साइट्स बनाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में संगेतसर शो है, सिक्किम में स्ट्रोमेटोलाइट पार्क है, मेघालय में मुवलुह केव है, मुलवई गॉड्स रॉक है, थेरिया घाट है, त्रिपुरा में चंबीमुरा है, उनाकोटी है, मिजोरम में रेइकलांग हिल है, मणिपुर में लोकतक लेक है, नागालैंड में नागा हिल ओफियोलाइट है, असम में उमनंदा और मजूली रिवर आइलैंड है। तो दीज आर द कुछ नॉर्थ ईस्टर्न साइट्स हैं, जियो टूरिज्म साइट्स हैं। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो 12 लोकेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की उनको प्रपोज किया गया है कि उसमें प्रपोज किया गया है कि उनको इंक्लूड किया जाएगा जियो टूरिज़्म और जियो हेरिटेज साइट्स की कंट्री में। वह आउट ऑफ 12 साइट्स अगर बात करें तो 3 मेघालय में है, 2 असम में है, त्रिपुरा में है, 1 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जियो हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करती है और नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को, क्योंकि उनके प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जीएसआई जो है और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर्स लेती हैं जब वो कोई भी साइट डिक्लेयर हो जाती है कि उनको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाए। ग्लोबली अगर बात करें तो यूनेस्को जो है ग्लोबल जियो पार्क्स भी डिक्लेयर करते हैं। करंटली अगर बात करें तो कोई भी जियो पार्क इंडिया का नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले पॉइंट है कि कोई भी ग्लोबल जियो पार्क इंडिया का अभी तक नहीं है। अब अबाउट द साइट्स अगर बात करें तो सबसे पहले मेघालय में बात करें तो मावलू केव जो है ये चेरापूंजी ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं होलोसीन, पैलियो क्लाइमेट और पैलियो मानसून के लिए। मावली और गॉड रॉक्स जो है नियर सेंतुंग विलेज है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, जो कि खासी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और थेरिया घाट जो है ये ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व मोस्ट कंप्लीट ग्लेशियस पेलोजियन बाउंड्री सेक्शन है इंडिया का। असम की बात करें तो माजुली रिजर्व आइलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। उमनंदा की बात करें तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेंट आइलैंड है ब्रह्मपुत्र पे। त्रिपुरा की बात करें तो चंबीपुरा की अगर बात करें तो ये बहुत सारे पैनल्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि गोमती रिवर पे बना हुआ है। उनाकोटी की बात करें तो ये रॉक कट स्कल्पचर्स हैं और टेम्पल बहुत सारे बने हैं उस टाइम के। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो संगेतसर शो जो है ये उसको मधुरई लेक भी बोला जाता है, मधुरी लेक, जो कि रिवर के डैमिंग होते हैं उनसे बना है अर्थक्वेक के कारण। मणिपुर की अगर बात करें तो लोकतक लेक आपको पता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, जो कि फुमदीस को होस्ट करता है, जो कि फ्लोटिंग बायोमासेस हैं वहाँ पे रहते हैं। और केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है अर्थ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक। और ये जो है संगई और यहाँ पे डांसिंग डियर जो हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मिज़ोरम की बात करें तो लेकटिंग तलांग जो है ये हिल है, क्यूस्टा ये फॉर्म हुआ है इरोजन के कारण, जो भी सैंड आइलैंड थे उसको। क्वेस्टा क्या है, ये एक रिज है जिसका जेंटल स्लोप बना है और एक साइड पे डिप है, छोटा है, एक टाइप पे स्टीप स्लोप्स है। नागालैंड का बात करें तो नागा हिल ओफियोलाइट जो है बहुत सारे वैरायटी मेजोजोइक और सेनोजोइक रॉक से बना हुआ है, जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंडियन म्यांमार कन्वर्जेंट बाउंड्री के टाइम पे। सिक्किम की अगर बात करें स्ट्रोमेटोलाइट पार्क जो है वो स्ट्रोमेलाइट एल्गल डेवलपमेंट जो है वैसे बना हुआ है, जो कि प्रोवाइड करता है वन ऑफ द रेयर एग्जांपल्स ऑफ अर्ली लाइफ ऑन द अर्थ। अब आते हैं हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट इन न्यूज़। तो अबाउट जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग जो है ये साइन है जो कि प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ बनाई जाती हैं, उनके रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू देयर ओरिजिन, क्योंकि उनका ओरिजिन जो है टिपिकली उसी एरिया से होता है। ये जो है यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, फूड स्टफ्स के लिए, वाइन्स के लिए, स्पिरिट ड्रिंक के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। जीआई जो है वो पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का अंडर द पेरिस कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जीआई जो है अंडर द ट्रिप्स के अंदर भी आता है और जीआई टैग जो है वो वैलिड होता है 10 साल के लिए और हर 10 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। जीआई राइट जो है वो इनेबल करता है कि आप जो है मतलब दूसरों को मतलब प्रिवेंट करता है कि दूसरे जो है आपके जैसा कोई चीज़ ना बना पाए, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है आपके जैसा कुछ भी ना बता पाए, और हुज प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म टू द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। इन इंडिया अगर बात करें तो जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड एक्ट के थ्रू। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है जिसको जीआई टैग मिला इंडिया में, जो कि दार्जिलिंग टी था 2004 में।
अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो मदुरई मल्ली को मिला है, ये इसको जीआई मिला है सर्टिफाइड, जो कि एक जैस्मिन फ्लावर है और एडिशनल और अदर ट्रेडिशनल फ्लावर्स है बटन रोज़, लिली, चमनाती, मैरीगोल्ड, इनको ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं तमिलनाडु से यूएसए और यूएई के बीच। मदुरई मल्ली जो है ये जैस्मिन फ्लावर है, ये अपने पावरफुल और मिस्टोरियस एट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस के लिए जाना जाता है। मदुरई जो है वो एमर्ज है मेजर मार्केट फॉर द मल्ली, इसको जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब काला कुरीची वुड कार्विंग जो है वो एक एंटेल द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्नामेंट और डिज़ाइंस का है। ठीक है, ये वुड कार्विंग जो है ये वुड कार्विंग स्किल जो है वो इवॉल्व हुई है इंडिजीनियस आर्ट्स के, जब मदुरई जो है इंपॉर्टेंट सेंटर था एंशियंट टाइम का। अदर कुछ जीआई टैग है तमिलनाडु में, वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल में, तो लक्ष्मण भोग मैंगो जो है ये वेस्ट बंगाल में मिला है। इट वॉज डिस्प्लेड इन वीक लॉक इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था बहरीन में। ये अपने स्प्लेंडिड टेस्ट और अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ करा जाता है अल्फेंसो मैंगो के ऑल्टरनेटिव के लिए। खीर सपाती ये क्या है, एक इट वाज डिस्प्लेड इन वीक लॉन्ग इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम के टाइम पे वो किया बहरीन में। ये एक हाईली पॉपुलराइज्ड है इंडिया में, और ये येलो ऑरेंज कलर और डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है। ठीक है, और इसको चिंपांजी ऑफ मैंगोज भी बोला जाता है। ये इसमें कोई फाइबर नहीं होता। फिर फजिल मैंगो, ये कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड फजिल मैंगो जो है वैरायटी सोर्स फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और एक्सपोर्ट किया जाता है बहरीन में। तो दीज आर द कुछ मैंगोज जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। फिर बिहार में अगर बात करें तो जरदालू मैंगो है, ये डिस्प्लेड हुआ वीक लॉन्ग इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम में, जो कि बहरीन में एक्सपोर्ट किया ऑर्गेनाइज किया गया। ये जीआई टैग इसके क्रीमी टेक्सचर और नाइट ब्राइट येलो कलर के लिए मिला है, एरोमा के लिए। गुजरात में अगर बात करें तो भलिया वीट जो है, ये भलिया वैरायटी ऑफ वीट है, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता है श्रीलंका, गुजरात और केन्या में। ये भाल रीजन जो है गुजरात का, वहाँ पे बनाया जाता है, ग्रो किया जाता है। ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ग्रोन होता है रेनफेड कंडीशन में, बिना किसी इरिगेशन के थ्रू। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, स्वीट होता है टेस्ट में। आसाम की अगर बात करें तो जुडीमा राइस वाइन, ये एक होम मेड राइस वैरायटी है, वाइन है, जो कि आसाम डिसामा ट्राइब जो है बनाते हैं। ये फर्स्ट इंडियन ट्रेडिशनल ब्रू है, जो कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न में है। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्या कहाँ से है वो इंपॉर्टेंट है। फिर महाराष्ट्र में अल्फेंसो मैंगो और वाइट अनियन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में 7 इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, जो कि आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जो कि न्यूज़ में थे। ठीक है, अब आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड रोल ऑफ साइंस। अगर रिसेंटली अगर बात करें तो 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, और रोल ऑफ साइंस जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये कॉन्फ्रेंस जो है, मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का पार्ट है। कॉन्फ्रेंस जो है वो CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च जो है वो लेकर आए थे, इन एसोसिएशन विद विज्ञान प्रसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विनाता भारती। ये कॉन्फ्रेंस जो है फोकस करता है कि हमको कैसे साइंस से चीज़ें सीखनी चाहिए, उससे लिबरेट होना चाहिए, साइंटिस्ट के रोल्स को रिकग्नाइज करना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके पॉलिसीज़, उनके मूवमेंट और उनके प्लानिंग को एनहांस करना चाहिए। साइंस एज अ टूल फॉर सब्जुगेशन अगर बात करें तो साइंस एज अ टूल ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो थे 1767 में बना। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1818 में बना। इंडियन रेलवेज 1853 में बना, जो कि हमारे रिच मेटल एरियाज थे उसके एक्सप्लोरेशन के लिए बना। साइंस अपार्थाइड इन ब्रिटिश राज, रविन्द्रनाथ सिकंदर जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हाइट कैलकुलेट की थी, माउंटेन एवरेस्ट की। फिर किशोरी मोहन बंदोपाध्याय जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किए थे मलेरियल पैरासाइट के लिए। Steve Kutcher Nandi or rendered excellent services to the British government during the mutiny in 1857. However, none of them got their due credits and were discriminated in terms of low salary and no promotion, etc. Science as a tool for liberation की अगर बात करें तो opening for the new educational institution in Calcutta, Madras and Bombay by British was in line with their intention to prepare a more skilled and learned workforce. ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं क्या क्या इंडियन से किया। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो कि इस्टेब्लिश किया डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार ने, जिनका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी नेटिव्स हैं हमारे इंडिया के उनको साइंस के लिए कल्टिवेट साइंस जो है, हर डिपार्टमेंट आपको साइंस वो करना है। बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप जो है आचार्य PC रॉय ने इस्टेब्लिश किया था।
फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है सर जमशेदजी नुसरवानी टाटा ने वो किया था। फिर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी। फिर वोस रिसर्च इंस्टीट्यूट आया जो कि इस्टेब्लिश जगदीश चंद्र बोस ने किया था, इसको वासु विज्ञान मंदिर भी बोला गया। ठीक है। फिर महाराष्ट्र एसोसिएशन आया फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, जो कि सिरकाज IAS CS MACS जो है वॉज प्रोफेसर शंकर पुरुषोत्तम अग्रहार ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं उतना फोकस नहीं कर रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू फेस्टिवल इन न्यूज़। तो पर्यूषण एंड दास लक्षण, US प्रेसिडेंट ने अभी इसको एक्सटेंड किया है जैन कम्युनिटीज़ के लिए। ये फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट करते हैं क्वालिटीज़ और एसेंस जो है हमारे सोल का, उसको ये मार्क करते हैं बाई स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 कार्डिनल वर्चूज़, जैसे कि फॉरगिवनेस हो गया, चैरिटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया। परुषान क्या है, एक एनुअल 8 to 10 डेज पीरियड है फास्टिंग का, जहाँ पे आपको फास्टिंग करना पड़ता है और मेडिटेशन करना पड़ता है। जैन वर्शिपर्स के लिए है ये, श्वेतांबर जैन जो ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए। और 10 लक्षण जो है ये 10 डे फेस्टिवल है जो कि पर्यूषण के बाद लिया जाता है और ये दिगंबर जैन करते हैं। फिर जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है तमिलनाडु का, जहाँ पे बुल को भगाया जाता है और ट्रेडिशनली ये फेस्टिवल है पोंगल का। ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं नेचर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और जल्लीकट्टू जो है संगम लिटरेचर में भी दिया गया है, रेफरेंस टू बुल टेमिंग इन फाउंड इन सील ऑफ डिस्कवर्ड इन मोहनजोदाड़ो। फिर राज परबा, ये एक यूनिक 3 डे फेस्टिवल है उड़ीसा का, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून और बिगनिंग ऑफ अर्थ वुमेनहुड के लिए। अब आते हैं प्राइजेस एंड अवार्ड्स। तो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है प्राइजेस एंड अवार्ड्स, और एक क्वेश्चन भी आया है इस बार। आई थिंक इस बार 3-4 क्वेश्चन प्राइजेस से आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पद्म अवार्ड्स जो है वो प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। पद्म अवार्ड कौन प्रेजेंट करते हैं? प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं। ये अवार्ड जो है कब आया था? 1954 में लाया गया था, और ये हर साल अनाउंस किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, अगर इंटरप्शन ना हुआ हो तब। ये 3 कैटेगरीज के अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो अवार्ड्स हैं वो जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फील्ड लेवल पे वर्क करते हैं और उनके डिसिप्लिन्स जो भी पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है, उनको रिकग्नाइज़, उनके अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ करने के लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है किसके रिकमेंडेशन में? पद्म अवार्ड्स कमेटी के रिकमेंडेशन में, जो कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर साल। इवन सेल्फ नॉमिनेशन भी इसमें दिया जाता है, तो याद रखिएगा सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हैं आप। हाउएवर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है इंक्लूडिंग देयर वर्किंग विद PSUs एक्सेप्ट डॉक्टर और साइंटिस्ट, जो कि इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़ के गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, जो कि वर्क करते हैं PSUs में, ये सब एलिजिबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स जो हैं वो ईयर में दिए जाते हैं। पोस्टमस अवार्ड वो 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये अवार्डीज़ जो है वो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और मेडल दिया जाता है, और इसमें कोई कैश प्राइज़ नहीं होता। तो पद्म अवार्ड्स में कोई कैश प्राइज़ नहीं दिया जाता। फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स जो है अनाउंस 20 लैंग्वेजेस में किया जाता है। अवार्ड जो है गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू लैंग्वेजेस में पहले दिया जाता था। ये एक लिटरेरी ऑनर है जो कि एनुअली राइटर्स को दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा वर्क, बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, और 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, और इंग्लिश, राजस्थानी लैंग्वेज भी रिकग्नाइज़ की गई है। इसमें 1 लाख का प्राइज़ दिया जाता है। साहित्य अकेडमी जो है वो फंक्शन करती है एज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, और ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ज्ञानपीठ के बाद देती है। फिर नोबल पीस प्राइज़ 2021 जर्नलिस्ट मारिया रेजा और डमट्री मुराटोव को मिला है, और ये किस लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। ओके। फिर नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर तंजानियन राइटर अब्दुल रज़ाक और गुरना को मिला है, उनके क्योंकि उन्होंने अनकॉम्प्रोमाइजिंग और कैपेशनेट जो भी कोलोनिज्म के इफेक्ट्स हैं उनको देखा है। फिर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स फॉर 2021 अनाउंस किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है हर साल अनाउंस किया जाता है, जो भी हमारे स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस है उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए। फॉलोइंग वर इंक्लूडेड इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, तो बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जाता है। प्रीवियस 4 साल में आपने कितना अच्छा खेला है। अर्जुन अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है जो 4 साल में आपने खेला है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स जो है वो कोचेस को दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, जो कि उनकी पूरी लाइफ अपने मतलब स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट किया है। फिर राष्ट्रीय खेल पुरुषोत्तम पुरस्कार, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को दिया जाता है, जो कि NGOs वगैरह हैं इन सबको। ओवरऑल
top performing universities in inter university tournament is given to मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को दिया जाता है। फिर ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये ऑनर हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑनर किया ऑन द ओकेजन ऑफ भूटान नेशनल डे। तो ये जो है कि हमारे किंगडम और भूटान के बीच में कितना अच्छा रिलेशन उसके लिए दिए गए। अब आते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो भास्कर रबड़ा, ये इन एडिशन टू साका और ग्रेगोरियन की बात करें तो ये क्या है, ये यूज़ किया जाता है एज अ ऑफिशियल कैलेंडर, आसाम गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है। ये एरा जो है जो भास्कर वर्मन के जो एंसेस्टर थे उनके डेट से काउंट किया जाता है। ये जो है कंटेम्प्रेरी है, पॉलिटिकल एलाई है हमारे नॉर्थन इंडियन हर्षवर्धन रूलर के, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग, तो ये क्या है, अभी ये इसको हैंड ओवर कर दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को। ये जो है 75 विलेज में मैपिंग करती है। ये डेटा जो है आर्टिस्ट, आर्म्स और जियो लोकेशंस उनको कंपाइल करती है सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट जो वो करती है, ये है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हायर एजुकेशन और रिसर्च प्रमोट करने के लिए जो है ये बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। ये ऑफर करती है पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कोर्सेज जो कि हिस्ट्री, आर्ट्स और म्यूजियोलॉजी में कर सकते हैं। ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्कूल्स जो है इसके अंदर आते हैं, लाइक NRLC लखनऊ का स्कूल ऑफ आर्चीवियल स्टडीज़ अंडर नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। फिर वतन प्रेम योजना, ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो भी पीपल्स हैं गुजरात के, वो आउटसाइड अगर सेटल्ड है इंडिया के बाहर तो वो डेवलपमेंट वर्क्स के लिए इंडिया को सपोर्ट करें, अपने विलेजेस को सपोर्ट करें। ये NRIs जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 60% जो है कॉस्ट, विलेज का प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट है वो 60% कंट्रीब्यूट करें, वाइल रिमेनिंग पार्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्कीम जो है वो बहुत सारे विलेज लेवल प्रोजेक्ट्स को कवर किया है, स्मॉल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस को स्कूल्स में, कम्युनिटी हॉल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। गोल क्या है कि हमको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना है। अब विस्लिंग विलेज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नॉमिनेट किया है मेघालय कोत्तम विलेज, ऑल्सो नोन एज विस्लिंग विलेज, मतलब मेघालय का कोत्तम विलेज है उसको विस्लिंग विलेज बोला है, फॉर द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए अवार्ड किया गया है। बहुत सारे अदर विलेज भी किए गए हैं जो कि हमने पहले पढ़ा है, पोचमपल्ली तेलंगाना में है और हमारा लतपुरा खास जो है मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं करतारपुर कॉरिडोर, गवर्नमेंट ने अभी करतारपुर कॉरिडोर को रीओपन किया है विद पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि गुरु पर्व आ रहा है। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो 2019 में इनॉग्रेट किया गया था, जो कि बर्थ एनिवर्सरी कमरेट की थी 550 गुरु नानक जी की। कॉरिडोर जो है डेरा बाबा नानक इंडिया में है और श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में, उन दोनों को कनेक्ट करता है, जो कि लोकेटेड है हमारी रिवर रावी के ईस्ट और वेस्ट बैंक पे। गुरु नानक जो है अपनी लास्ट जो 18 ईयर्स लाइफ है वो वहीं पर उन्होंने गुजारी थी। निहांग्स की अगर बात करें तो ये जो है एक सिख वेरियस कम्युनिटीज़ है जो कि ब्लू रोब्स वगैरह और बहुत सारे आर्म्स वगैरह लेकर चलते हैं। ये जो है अगर इनका क्रिएशन की बात करें तो ये खालसा जो था उस टाइम पे बना था बाय द गुरु गोविंद सिंह। तम निहांग्स जो है वो सिग्निफाई करता है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं उन क्लैन की, उनको इनके फ्रीडम की, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो लड़ाई झगड़े में बहुत अच्छे रहते हैं, रेडीनेस ऑफ एक्शन और नॉन अटैचमेंट टू वर्डी पर्सन। निहांग जो है वो टुडे बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। अगर बात करें तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दल, बुद्ध दल एंड तरुण दल, ठीक है। निहांग जो है वो मेजर रोल प्ले किए सिख पंथ को डिफेंड करने के लिए फर्स्ट सिख रूल के टाइम पे, और गटका जो है ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि ये परफॉर्म करते हैं। फिर भरत सलूक हुस्तपनी, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना मुझे आ नहीं रहा है। ये कार्निवोरस रेप्टाइल है जो कि 240 मिलियन ईयर्स पहले रहता था। ये लार्जेस्ट प्रेडेटर्स है इकोसिस्टम का, और ये जीनस स्पीशीज़ प्रीवियसली अननोन है, बट ये भारत, इसका मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो उससे बिलोंग करते हैं। फिर डायनासोर स्पीशीज़ फुटप्रिंट इन थार डेजर्ट, तो फुटप्रिंट जो है 3 डायनासोर स्पीशीज़ की थार डेजर्ट में मिली है, राजस्थान जैसलमेर वाले रीजन में। सारे 3 स्पीशीज़ जो हैं वो बिलोंग करते हैं अर्ली जुरासिक पीरियड से, कार्निवोरस के। थार डेजर्ट जो है वो 18th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है इंडिया में, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड वंस है, एंड 40% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो है राजस्थान में रहती है। अब डिस्कवरी ऑफ ड्रैगन मैन स्कल इन चाइना, तो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है एटलीस्ट 1,40,000 ईयर्स ओल्ड मैसिव फॉसिल स्कल जो है, जो कि न्यू स्पीशीज़ है ह्यूमन की, उसको डिस्कवर किया है। सिंस न्यू स्पीशीज़ अगर बात करें, ये कोजी ह्यूमन से रिलेटेड है जो कि नीदरलैंड और यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ आई थिंक कल्चर पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ इकोनॉमी टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।